सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम वैदिक ज्योतिष के एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। इसे कहते हैं वर्गोत्तम। सरल शब्दों में कहें तो हम समझेंगे कि जब कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में एक मजबूत एंकर पॉइंट या कह लीजिए एक न हिलने वाले खंभे की तरह काम करता है तो उसका आपके जीवन पर क्या असर होता है। ये किसी भी चार्ट की असली ताकत को पहचानने की मास्टर की है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम रेजोनेंस यानी गूंज के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर इन अलाइनमेंट्स को पहचानना सीखेंगे, भावों के प्रभाव को देखेंगे, कुछ केस स्टडीज पर नजर डालेंगे, शुरुआती गलतियों को समझेंगे और अंत में इस ऊर्जा को संतुलित करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग, द वर्गोत्तम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट, अ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनोखी स्थिति आपके भविष्य और लक्ष्यों के लिए आखिर इतनी अहम क्यों है। तो असल में ये वर्गोत्तम है क्या? देखिए, जब कोई ग्रह आपकी D1 यानी मुख्य जन्म कुंडली और D9 यानी नवाश कुंडली, इन दोनों ही चार्ट्स में बिल्कुल एक ही राशि में बैठा हो तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस ग्रह में एक खास तरह की गूंज या रेजोनेंस पैदा हो गया है। वो अपनी जगह पर एकदम मजबूती से जम गया है। कोई भी बाहरी परेशानी उसे आसानी से हिला नहीं सकती। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि उस ग्रह की असली ताकत का एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आप वर्गोत्तम की ताकत को अपनी गाड़ी की इंजन बूस्ट या टर्बो की तरह सोचिए। क्या टर्बो पूरी गाड़ी की जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही ग्रह को एक जबरदस्त पावर और मजबूती तो मिल जाती है, लेकिन वो हमेशा आपकी पूरी कुंडली के दायरे में ही काम करेगा। पूरी कुंडली का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। दूसरा भाग, आइडेंटिफाइंग अलाइनमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो मैं अपनी कुंडली में इसे कैसे ढूंढ सकता हूं? चलिए इसका तरीका भी देख लेते हैं। ये 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी मुख्य D1 जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि ग्रह किस राशि में है। दूसरा स्टेप, अपनी D9 नवांश कुंडली बनाइए और उसी ग्रह की स्थिति वहां भी चेक कीजिए। और तीसरा स्टेप, बस दोनों राशियों का मिलान कीजिए। अगर राशि का नाम बिल्कुल सेम है तो बधाई हो, आपने अपना वर्गोत्तम ग्रह खोज लिया है ना? बिल्कुल आसान। तीसरा भाग, इंपैक्ट ऑफ हाउस प्लेसमेंट्स, द वेसल फॉर एनर्जी। यहां हमें एक बात समझनी होगी कि केवल ग्रह का मजबूत होना ही काफी नहीं है। वो किस भाव या घर में बैठा है, ये बात पूरी कहानी को बदल सकती है। भाव एक बर्तन की तरह काम करता है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग भावों में वर्गोत्तम ग्रह कैसे अलग अलग नतीजे देते हैं। जैसे अगर ये आपके 10वें भाव में है तो ये आपके करियर और प्रोफेशन में एक जबरदस्त ग्रोथ और अथॉरिटी लाएगा। वहीं अगर ये दूसरे भाव में है तो ये आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस को एक रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी दे देगा। हर भाव इस ऊर्जा को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छे भाव जैसे पहला या 10वां आपको सीधे सीधे इनाम और ग्रोथ देते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये मजबूत ग्रह 6ठे या 8वें जैसे चुनौतीपूर्ण भावों में बैठा हो? देखिए, ऐसे में जीवन में चुनौतियां और तनाव तो जरूर आएंगे, लेकिन क्योंकि ग्रह वर्गोत्तम है, इसलिए आपके अंदर उन परेशानियों से लड़ने और उन्हें पार करने की एक गजब की क्षमता भी होगी। आप टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरेंगे। चौथा भाग, प्लैनेटरी केस स्टडीज, मार्स एंड जुपिटर। आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं ताकि पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बृहस्पति यानी जुपिटर 9वें भाव में वर्गोत्तम हो गया है। ये एक बेहद ही शुभ स्थिति है। ये व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए एक विशाल एंकर का काम करता है। ऐसे लोगों के पास ज्ञान की कभी कोई कमी नहीं होती, मानो उन्हें हमेशा एक डिवाइन सपोर्ट मिल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल यानी मार्स वर्गोत्तम हो जाए तो क्या होगा? मंगल का असली स्वभाव क्या है? ऊर्जा और साहस। तो ये स्थिति इंसान के शारीरिक बल और हिम्मत को सीधा दुगना कर देती है। ऐसे लोग जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मतलब ग्रह का जो मूल स्वभाव है वही उसकी ताकत बन जाता है। पांचवा भाग, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, फाइंडिंग द नुआंस। अब क्योंकि हम सब सीख रहे हैं तो कुछ गलतियां होना आम बात है। शुरुआत में लोग अक्सर कुछ चीजें मिस कर देते हैं। आइए उन पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या वर्गोत्तम होना इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको हमेशा 100% अच्छे नतीजे ही मिलेंगे?
सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दोहरी ताकत होना हर दोष का कोई जादुई इलाज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि लोग मान लेते हैं कि अगर कोई नीच का ग्रह यानी डेबिलिटेटेड ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो वो अचानक से एकदम पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसके अलावा नवांश के स्वामी को इग्नोर करना, दूसरे ग्रहों की दृष्टियों को भूल जाना या फिर चल रही महादशा पर ध्यान न देना, ये सब भारी गलतियां हैं। अगर आपकी दशा ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो उस वर्गोत्तम ताकत का क्या फायदा? ये बात साबित करती है कि ज्योतिष में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। छठा और आखिरी भाग, हार्मोनाइजिंग एनर्जी सटल रेमेडीज। मान लीजिए कि कोई वर्गोत्तम ग्रह अपनी अभिव्यक्ति में कुछ ज्यादा ही जिद्दी या इंटेंस हो गया है, तो ऐसे में हम उस ऊर्जा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? देखिए, ऐसे मामलों में हमें उस ग्रह की शक्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक तालमेल बिठाना है। यहीं पर छोटे और सूक्ष्म उपाय हमारे बहुत काम आते हैं। किसी कमजोर जगह को जबरदस्ती ताकतवर बनाने की बजाय आप उस ग्रह से जुड़े खास मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर सही दिनों पर सोच समझकर दान कर सकते हैं। ये बहुत ही शांत तरीके हैं जिससे आप अपनी चेतना को उस शक्तिशाली ग्रह की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर थोड़ा विचार करें। इन एंकर पॉइंट्स को पहचानने से किसी जन्म कुंडली की असली क्षमता को देखने का आपका नजरिया कैसे बदल जाएगा। सच मानिए, जब आप एक बार वर्गोत्तम की इन बारीकियों को पकड़ लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन के उस लंबे और मजबूत लचीलेपन को पहचानने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये पोटेंशियल को समझने का तरीका है। तो बस इसी विचार के साथ आगे सीखते रहें और अपनी खोज जारी रखें।